टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहाँ यूज़ होते हैं? ये तब यूज़ होते हैं जब हम दो या उससे ज़्यादा ग्रुप को कंपेयर करते हैं। मतलब जैसे एक ग्रुप में हमने सब लोगों का वज़न किया और मीन आया 55 किलो, और दूसरे ग्रुप के सब लोगों का वज़न किया और फिर जब मीन निकाला, जो एवरेज वैल्यू आई वो आई 56 किलो। अब एक ग्रुप की मीन है 55, दूसरे की है 56, तो क्या ज़्यादा मोटे हैं दूसरे ग्रुप के लोग? ये जो डिफरेंस है खाली 1 किलो का, ये बाय चांस भी हो सकता है कि आपके जगह कोई और वजन करे तो उल्टा आ जाए, इनका पहले ग्रुप का 56 आ जाए, दूसरे का 55 आ जाए, या एक दिन बाद किया जाए तो बराबर होए या उल्टा हो जाए, या थोड़ा सा 55.5 और 55.5 आ जाए, क्योंकि ये तो बायोलॉजिकल चीज़ है और थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें होता है। सो ये जो छोटा सा डिफरेंस है ये बाय चांस भी हो सकता है, और या ये भी हो सकता है कि सच में ग्रुप ए से भारी और मोटे हैं, और क्यों हैं वो हमें देखना है। बहरहाल एक नल हाइपोथेसिस होता है। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो दो ग्रुप हैं उनमें जो डिफरेंस है, चाहे वो 1 किलो का हो, आधे किलो का हो या 10 किलो का हो, बाय चांस है, कोई रियल डिफरेंस है ही नहीं। ये है नल हाइपोथेसिस। तो जो हमारे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है वो इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो कितना सही है। तो ये प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस की जाती है पी वैल्यू के रूप में। अगर प्रोबेबिलिटी नल हाइपोथेसिस के सच होने की बहुत कम है, मतलब 0.05 से कम है, हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और जो डिफरेंस है चाहे वो आधे किलो का हो, 1 किलो का हो या 10 किलो का है, सिग्निफिकेंट है, मतलब कुछ सच में बात है जिससे ग्रुप भी ज़्यादा भारी है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मान लिया जाता है, जो कहता है कि हाँ डिफरेंस जो है वो रियल है। तो हमने ये समझा अभी तक कि अगर p वैल्यू 0.05 है या उससे ज़्यादा है तो हम नल हाइपोथेसिस को मान लेते हैं। नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, मतलब जो दोनों के ग्रुप का डिफरेंस है वो बाय चांस है, चाहे वो कितना भी ज़्यादा हो। पर ये p वैल्यू आती कैसे है? p वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करके जो कि गिवन स्टडी के लिए और डेटा के लिए सही है। तो जो आगे का लेक्चर है वो यही समझाएगा कि कौन से डेटा के लिए और कौन सी स्टडी के लिए कौन सा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्लाई करना है, जो कि पी वैल्यू कैलकुलेट करके आपको देगा। अब हम कॉमनली यूज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे जो क्वालिटेटिव डेटा के लिए है। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डेटा वो होता है कि जब वेरिएबल आप जो देख रहे हैं वो या तो होता है या नहीं होता है, तो हम काउंट कर सकते हैं कि ग्रुप में कितने लोगों को वो वेरिएबल है या नहीं है, और दो ग्रुप में इतने लोगों को है और दूसरे ग्रुप में इतने लोगों को है, तो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। सो क्वालिटेटिव डेटा एक ग्रुप को एक्सप्रेस करते हैं प्रोपोर्शन, कितने प्रोपोर्शन लोगों को है, रेशियो, रेट या परसेंटेज। एग्जाम्पल, मोटे लोगों में से 10% लोगों को कॉरोनरी हार्ट डिजीज हुई और पतले लोगों में जितने भी हुई है। 146 वैक्सीनेटेड लोगों में से 5 लोगों को बीमारी हुई जिसके अगेंस्ट वैक्सीन लगा था, और 150 अनवैक्सीनेटेड लोगों में 53 लोगों को डिजीज हुई है। सो 5 आउट ऑफ 146 एंड 53 आउट ऑफ 150, ये प्रपोर्शन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं, मतलब जो वैक्सीन है वो यूजफुल है कि नहीं, उसने कुछ बीमारी कम भी की है या नहीं। तीसरा एग्जाम्पल, एक शहर में 34% लोग मोटे पाए गए और एक गांव में 25% लोग मोटे पाए गए, तो क्या सही में शहरों में ओबेसिटी ज़्यादा है या ये डिफरेंस खाली बाय चांस है? तो इसीलिए क्वालिटेटिव डेटा में ही आप इंसिडेंस, प्रेवलेंस, रेट्स वगैरह वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा में कॉमनली यूज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस और chi-square टेस्ट। इनका आगे स्लाइड में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, ज़्यादा डिटेल में इंडिविजुअल लेक्चर्स हैं हर एक टेस्ट के लिए, उसमें बताया गया है। अब है क्वांटिटेटिव डेटा के लिए कौन से टेस्ट यूज होते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है?
क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है जिसमें कि जो वेरिएबल हम मेजर कर रहे हैं वो एक स्केल पे मेजर किया जाता है। तो हर व्यक्ति जो कि स्टडी ग्रुप में है उस पर कुछ ना कुछ वैल्यू होती ही है, जैसे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हाइट, वेट, पल्स रेट वगैरह। ऐसा तो कभी बहुत ही कम होता है कि किसी में हो ही ना, किसी में ब्लड प्रेशर ही ना हो या हाइट ही ना हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये जो वेरिएबल है क्वांटिटेटिव वेरिएबल मेजर किया जाता है हर मेंबर में उस ग्रुप का, और फिर एक्सप्रेस करते हैं उस पूरे ग्रुप का मीन वैल्यू। और दूसरी चीज होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हजारों वैल्यूज हो सकती हैं, तो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वगैरह। तो डेटा समराइज होता है मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और भी बहुत सारी चीजें। तो जब हम दो ग्रुप कंपेयर करते हैं, भी एक्चुअली कंपेयर करते हैं एक ग्रुप की मीन वैल्यू वर्सेस दूसरे ग्रुप की मीन वैल्यू। जैसे एग्जांपल, फार्मर्स, किसान भाइयों का बीपी नापा गया और मीन बीपी आया 122 मिलीमीटर मरकरी, और बैंक के एग्जीक्यूटिव्स का नापा गया तो मीन आया 130 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो क्या सही में इनका बीपी ज़्यादा होता है बैंक एग्जीक्यूटिव्स का? वो हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगाकर पी वैल्यू निकालकर ही बता सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव डेटा के लिए कौन से कॉमनली यूज्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है? अनपेयर्ड टी टेस्ट, और कॉमनली इसको बोलते हैं टी टेस्ट। दूसरा है जेड टेस्ट, और तीसरा है पेयर टी टेस्ट, जब पेयर्ड वैल्यूज होती है। हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्या होती है। अब हम हर एक टेस्ट इन पांचों में से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल के लिए हर एक टेस्ट के लिए एक अलग लेक्चर बनाया है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस, जैसा कि पहले डिस्कस किया, क्वालिटेटिव डेटा भी यूज़ होता है, और तब यूज़ होता है जब हमारे दोनों सैंपल बड़े हों, मतलब दोनों सैंपल में या तो दोनों ग्रुप में 30 या उससे ज़्यादा लोग हों। जब ये टेस्ट लगाते हैं तो अल्टीमेटली हम निकालते हैं जेड वैल्यू। कैसे लगाते हैं टेस्ट? पहला स्टेप, दोनों ग्रुप में जो प्रोपोर्शन है उसका डिफरेंस निकालते हैं, P1 माइनस P2, मतलब एक में जैसे 25% ओबीज हैं, दूसरे में 20% ओबीज हैं, तो डिफरेंस कितना है? 5। P1 माइनस P2 5। नेक्स्ट स्टेप पे हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस और गिवन टू ग्रुप्स। इसके डिटेल्ड स्टेप्स होते हैं जो कि हम इसके इंडिविजुअल लेक्चर में बताएंगे। यहाँ पे बस हम ये बता रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने के बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस करते हैं इन दोनों ग्रुप के लिए, और फिर फाइनली जेड वैल्यू निकालते हैं जो कि डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट किया है। तो निकल आई हमारी जेड वैल्यू। तो जेड वैल्यू का क्या? जेड वैल्यू, जेड अगर 1.96 से ज़्यादा है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि P 0.05 से कम है और जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। और यही जेड वैल्यू अगर 1.96 है या उससे कम है तो मतलब P या तो 0.05 है या उससे ज़्यादा है, मतलब जो डिफरेंस है वो इनसिग्निफिकेंट है। तो जितनी ज़्यादा जेड वैल्यू उतनी कम पी वैल्यू, और क्योंकि पी वैल्यू की कट ऑफ 0.05 है तो जेड वैल्यू की कट ऑफ 1.96 है। इससे ऊपर मतलब सिग्निफिकेंट, 1.96 से नीचे या 1.96 मतलब इनसिग्निफिकेंट। क्वालिटेटिव डेटा के लिए दूसरा टेस्ट है कॉमनली यूज्ड chi-square टेस्ट। ये छोटे या बड़े सैंपल पे बराबर तरीके से लग सकता है, मतलब 30 से कम हो या 30 से ज़्यादा हो आप लगा सकते हो। 2 से ज़्यादा ग्रुप कंपेयर करने हो तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसके स्टेप्स थोड़े कैलकुलेटेड ज़्यादा होती है। तो छोटे सैंपल के लिए तो यही यूज़ करना पड़ेगा, बड़े के लिए इसलिए हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लगाना ज़्यादा सिंपल है। ये भी लगा सकते हैं पर इसके स्टेप्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो वो स्टेप्स क्या हैं? पहले हम बनाते हैं कंटिजेंसी टेबल हमारी स्टडी का, फिर हम मेंशन करते हैं कितने लोग थे, कितनों को एट्रीब्यूट है, कितनों में नहीं है। फिर उस कंटिजेंसी टेबल से हम कैलकुलेट करते हैं उस टेबल का chi-square और उस टेबल की डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम C-1 मल्टीप्लाइड बाय R-1। C है नंबर ऑफ कॉलम्स, R है नंबर ऑफ रोज जो हमने कंटिजेंसी टेबल बनाया है उसमें। अगली स्लाइड में हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद हम chi-square टेबल लेते हैं और उसमें देखते हैं वो chi-square की वैल्यू जो कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने है और
0.05 की पी वैल्यू के नीचे है। अगली स्लाइड में हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है। और हमारी chi स्क्वायर वैल्यू जो हमने अपने टेबल के लिए कैलकुलेट की है, इस वाली chi स्क्वायर से ज़्यादा है, तो मतलब p 0.05 से कम है और सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे क्योंकि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स हैं। आप नीचे देख रहे हैं एक कंटिंजेंसी टेबल लिखा हुआ है। इसमें हमने लिखा है कितने केसेस थे, उसमें कितनों को फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव थी, कितनों को नेगेटिव थी। 300 कंट्रोल थे, 6 की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव थी और 294 की नेगेटिव थी। तो इसमें हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला है 1। कैसे? क्योंकि हम सिर्फ ये सेल कंसिडर करते हैं, क्योंकि इन्हीं में हमने एक्चुअल वैल्यूज हैं कि 230 की नेगेटिव फैमिली हिस्ट्री है, 20 केसेस की पॉजिटिव है, 6 कंट्रोल की पॉजिटिव है और 294 कंट्रोल्स की नेगेटिव है। आप देख सकते हैं बाकी सेल्स हैं उनमें केवल सम टोटल है। एक में केसेस का सम टोटल है, एक में कंट्रोल का है, एक में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव का है और एक में फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव का है। तो असली वैल्यूज इन्हीं 4 में है। ये 4 में 2 रो है और 2 कॉलम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 - 1 × 2 - 1 विच इज 1 × 1 और 1। और हमने जो chi स्क्वायर कैलकुलेट किया उस टेबल का टेस्ट हम इसमें कैसे किया नहीं बता रहे हैं, वो जो लेक्चर chi स्क्वायर पर होगा उसमें बताया जाएगा। और वो chi स्क्वायर इस टेबल का निकला है 10.89। अब ऊपर है एक chi स्क्वायर टेबल, इसमें लेफ्ट साइड में डिग्री ऑफ फ्रीडम दी गई है 1 से लेकर 30 तक, और टॉप पे दिया है पी वैल्यूज 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, 0.001। अब इस टेबल से क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, हम इसके आगे देखते हैं और p 0.05 के नीचे देखते हैं। और टेबल की chi स्क्वायर यहाँ पे है 3.84 और हमारी तो उससे कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब p 0.05 से नीचे है, बल्कि 0.02 की पी वैल्यू के नीचे 5.4 है और हमारी इससे भी ज़्यादा है। और तो और हमारी 0.001 के नीचे जो chi स्क्वायर है 10.82 है और हमारी 10.89 इससे भी ज़्यादा है। मतलब पी वैल्यू 0.001 से भी कम है, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है। तो हमारा जो डिफरेंस है वो हाईली सिग्निफिकेंट है। अब है टी टेस्ट या अनपेयर्ड टी टेस्ट। जैसा कि हमने पहले कहा, ये क्वांटिटेटिव डेटा के लिए अप्लाई होता है। इसमें हम सारे स्टेप्स जब लगाते हैं तो टी की वैल्यू निकलती है। वो स्टेप्स क्या हैं? दोनों ग्रुप में के 2 मीन्स हैं, उनका डिफरेंस निकालो x1 - x2। फिर स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स कैलकुलेट करो और फिर टी की वैल्यू निकाल लो, जो कि एक्चुअल डिफरेंस है। दोनों मीन के बीच जो डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दिया जाता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स और टी की वैल्यू निकल जाती है। नेक्स्ट हम पूल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। पूल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों? क्योंकि 2 ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप के मेंबर होते हैं N1 एक ग्रुप में, एक N2 दूसरे ग्रुप में, और डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है N1 + N2 - 2। फिर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रेफर करते हैं। टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की थी उसके अगेंस्ट देखते हैं जैसे हमने पहले किया था, और p 0.05 के नीचे जहाँ 2 लाइनें मीट करती हैं वहाँ पे क्या टी वैल्यू है वो देखते हैं। अगर हमारी टी वैल्यू इस टी वैल्यू से ज़्यादा है, मतलब p 0.05 से कम है और डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंट है। तो जितनी ज़्यादा हमारी टी वैल्यू उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस, उतनी कम पी वैल्यू। क्वांटिटेटिव डेटा के लिए अगला टेस्ट है Z टेस्ट। इसमें हम T की जगह Z निकालते हैं। Z क्या है? वही ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन द मीन्स, दोनों मीन्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर और डिफरेंस बिटवीन द 2 मीन्स। तो क्या फ़र्क है? जो डिफरेंस है वो ये है कि T टेस्ट में जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस निकालना होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और Z टेस्ट में आसान होता है। और इंटरप्रिटेशन Z टेस्ट की T टेस्ट से कहीं ज़्यादा आसान है। जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया, Z 1.96 से ज़्यादा है तो P 0.05 से कम है, Z 1.96 से कम है तो P 0.05 है या उससे ज़्यादा है और डिफरेंस नॉट सिग्निफिकेंट है।
तो फिर हम खाली जेड टेस्ट क्यों नहीं अप्लाई करते, क्योंकि जेड टेस्ट खाली लार्ज सैंपल्स पे अप्लाई होता है, मतलब दोनों ग्रुप में 30 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। और तीसरा है पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट खाली वहीं अप्लाई होता है जहाँ पे ग्रुप एक ही है लोगों का, लेकिन हर एक इंडिविजुअल जो ग्रुप में है वो 2 वैल्यू देता है। इनको कहते हैं पेयर्ड वैल्यूज़। कुछ सिचुएशंस हम बताते हैं जहाँ पे पेयर्ड वैल्यूज़ लेनी पड़ती हैं। वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हर एक व्यक्ति का पहले दवाई खाने के पहले और फिर दवाई खाने के बाद जो फ़र्क पड़ा वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। दूसरा सिनेरियो है कि 2 ड्रग दिए, एक दिन एक ड्रग, दूसरे दिन दूसरी ड्रग उसी बंदे को, और देखा है कि फिर हमने मेजर किया वो जिसके लिए ड्रग है। जैसे कि ब्लड शुगर, एक दवाई दी है उसके 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर, अगले दिन दूसरी दवाई दी है और उसके 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर। तीसरा एग्जाम्पल है हमने कोई नया इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है और एक स्टैंडर्ड इक्विपमेंट से हमें उसे कंपेयर करना है। जैसे कि हीमोग्लोबिन निकालना है किसी का, कैलोरीमीटर से आमतौर पर निकाला जाता है। नए मेथड से हम वैल्यूज़ लेते हैं और कैलोरीमीटर से भी वैल्यू लेते हैं और कंपेयर करते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट ना हो, तभी हम खुश हो गए कि हमारा जो नया मेथड है वो पुराने से कंपेरेबल है, मतलब डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम इसको भी मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल एसेंस ये है कि एक ही ग्रुप होता है लोगों का और वही 2 वैल्यू देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति 2 वैल्यू देता है जिनको कहते हैं पेयर्ड वैल्यूज। पेयर टी टेस्ट कैसे लगाते हैं, याद करो जब हमने टी टेस्ट डिस्कस किया था हमें दोनों ग्रुप के मीन दिए गए थे और दोनों ग्रुप के स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए थे और हमने दोनों मीन्स को कंपेयर किया था। पर पेयर टी टेस्ट के लिए हमें पूरा ओरिजिनल डेटा चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की दोनों वैल्यूज हमें चाहिए। स्टेप्स क्या हैं इसके, हम हर एक व्यक्ति की जो 2 वैल्यू है उनका डिफरेंस निकालते हैं। अब ये जो डिफरेंस है, जितने लोग थे उतने डिफरेंस आ जाएंगे, हर एक को हम बोलते हैं, हर एक डिफरेंस को बोलेंगे DI। तो जितने लोग हैं उतनी ही DI की वैल्यू आ गई। अब इन सारी वैल्यू DIs का हम मीन निकालते हैं, फिर इन सारी DIs का हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, फिर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करके हम स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं इस ग्रुप का, इस DIs का, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करते हैं √n से। n है कितने लोग हैं उस ग्रुप में। और फाइनली हम T की वैल्यू निकालते हैं, जो हमने डिफरेंसेस निकाले हैं सारे उनका मीन और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, दोनों चीज़ हमने ऊपर कैलकुलेट की है। फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं जो कि है n-1, n है जितने लोग हैं हमारे ग्रुप में। और नेक्स्ट हम वही टी टेबल निकालते हैं जो हमने टी टेस्ट में यूज़ किया था और इसमें हम उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने और p वैल्यू 0.05 के नीचे देखते हैं क्या टी वैल्यू आ रही है, और हमारी टी वैल्यू टेबल की टी वैल्यू से ज़्यादा है तो मतलब p वैल्यू 0.05 से कम है और जो डिफरेंसेस हैं वो सिग्निफिकेंट है बिफोर एंड आफ्टर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि हम सिंपली ऐसे क्यों नहीं करते कि मीन वैल्यू बिफोर ट्रीटमेंट एंड मीन वैल्यू आफ्टर ट्रीटमेंट को कंपेयर कर ले टी टेस्ट लगा के। इन सब का आंसर आपको मिलेगा इंडिविजुअल लेक्चर जो पेयर टी टेस्ट पे बनाया गया है उसमें। तब तक आप सोचिए।